So this is basically part 4 of the central bank. Okay, we have uploaded part 1 and 2 and we hope to upload part 3 also today. So अभी हम लोग करना है controller of credit. Now this is the most important functions of RBI. ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल करना मैंने तुमको पहले भी समझाया है. आपको ये चीज समझने से पहले ये समझिए कि इकोनॉमी में टू मच मनी इन द इकोनॉमी इज नॉट गुड, टू लेस मनी इन द इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉट गुड. माने बहुत ज्यादा पैसा अगर इकोनॉमी में है तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, बहुत कम पैसा अगर इकोनॉमी में है तो वो डिफ्लेशन क्रिएट करता है और वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है. तो देयर हैज टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी व्हिच शुड बी देयर इन द इकोनॉमी ऑल द टाइम. ठीक है. अच्छा, ये आपको मालूम है कि जो बैंक्स हैं वो बेसिकली हमारे, ऐसा समझो कि बैंक के पास हम लोग का पैसा है. ठीक है, हमारे सारा पैसा बैंक के पास में है. तो अगर बैंक अपना हाथ खोल दे, माने अगर बैंक लूज हो जाए, खासकर कमर्शियल बैंक्स, तो वो लोग बहुत इजीली लोन दे देंगे सबको. ठीक है, लोन देने का बेसिकली मतलब क्या होता है? लोन देने का मतलब ये होता है यू आर थ्रोइंग मनी इन द इकोनॉमी, है ना. माने हमारा पैसा बैंक के पास है, वो पैसा अगर किसी को भी वो इजीली दे दे रहा है, तो दैट इज बेसिकली इट इज थ्रोइंग मनी इन द इकोनॉमी विच एक्चुअली इज नॉट गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी. वो इकोनॉमी को हेल्प नहीं करे. ठीक है. सिमिलरली अगर कमर्शियल बैंक्स लोग हमारे पैसे को लोन की तरह नहीं यूज कर रहे हैं तब भी गड़बड़ बात है. ठीक है. तो somebody has to control कि कितना क्रेडिट देना है, कितना नहीं देना है. यू कैन से कि जो मनी है ना, द लिक्विड मनी, वो हमारी इकोनॉमी का लाइफलाइन है, वो हमारी इकोनॉमी का आर्टरी इन द ब्लड है. ओके, तो उसको कितना फ्लो करना चाहिए, किस प्रेशर में फ्लो करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसको कंट्रोल करता है आरबीआई. आरबीआई है इसका पावर टू कंट्रोल द कमर्शियल बैंक्स. आरबीआई किसको कंट्रोल कर सकता है? कमर्शियल बैंक्स को. अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल कर लेगा तो कमर्शियल बैंक्स को फिर वो करना पड़ेगा जो आरबीआई बोलेगा. तो इनडायरेक्टली वो पैसे का फ्लो भी कंट्रोल कर सकता है. अंडरस्टूड? सो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई. ओके, चलो रीड. Controller of credit. Controlling credit has become the most important function of the central bank in modern times. Uncontrolled credit causes economic fluctuations in the economy. By controlling the credit effectively, the central bank established stability not only in the internal price level but also in the foreign exchange rates. Such a stability is necessary for economic growth and smooth functioning of the economy. ओके, तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में क्या क्या? अच्छा, इसमें ये लोग इतना ही समझाया है क्या? खाली और नहीं समझाया? मेरे ख्याल से आगे समझाएगा. खैर, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक में आगे हम लोगों ने क्या किया? नोट इश्यू है उसका फंक्शन है. ठीक है. बैंकर टू द गवर्नमेंट, जितने भी बैंक के पैसे होते हैं, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, सब उसके पास रहते हैं. बैंकर टू द बैंक्स, समटाइम्स जो बैंक के पैसे है, समटाइम्स नहीं, उनका भी सीआरआर आरबीआई में रहता है. ठीक है. कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है वो भी आरबीआई के कंट्रोल में रहता है. ठीक है. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. ठीक है. एंड प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर आप क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका ऑब्वियसली होगा ही होगा. ठीक है. तो ये सारे फंक्शंस है सेंट्रल बैंक के. नाउ हियर कम्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक. ठीक है. तो इसमें दो है हम लोग का, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. ठीक है. तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हाउ टू मॉनिटर फंड्स, हाउ टू मॉनिटर मनी. ठीक है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी. तो इसमें दो तरह की पॉलिसी है. एक है क्वांटिटेटिव. ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया जहां पर हम फिजिकल मेजर लेते हैं, और क्वालिटेटिव का मतलब हो गया जहां हम समझाते हैं कि आप ऐसा करो वैसा मत करो. ठीक है, दैट इज क्वालिटेटिव. ठीक है. तो रीड करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी रीड करो. Monetary policy of the central bank. Monetary policy refers to the measures adopted by the central bank to regulate the supply of money and credit in the economy. Instruments or measures of monetary policy of the central banks are broadly classified into two categories. First, quantitative methods. Second, qualitative methods. तो दो मेथड है. अभी हम लोग देख रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होता है. उसमें हम लोग का आता है बैंक रेट. ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ये तीन रेट है. नो, तो हम देख लेते हैं क्या होता है. चलो रीड करेंगे. Quantitative methods. The methods used by the central bank to influence the total volume of credit in the banking system are called quantitative methods of credit control. These methods regulate the lending ability of the financial sector of the whole economy. This is most These important. This methods, एक second please. This methods regulate the lending ability of the financial sector of the whole economy. Lending ability इसका मतलब क्या हुआ? आप किस तरह से लोन को दे रहे हो उसको कंट्रोल कर लेता है. तो इसका मतलब आप उतना ही लोन देंगे जितना आरबीआई आपको देना परमिट करेगा, और आरबीआई उतना ही परमिट करेगा जो हमारा इकोनॉमी को खराब नहीं करेगा, जो हमारे इकोनॉमी को रेगुलेट करेगा. अंडरस्टूड?
Yes, sir. तो इसको रेगुलेट करने के टूल्स क्या है हमारे पास में? हमारे पास बैंक रेट एक टूल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक टूल है, और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एक टूल है. दीज आर द थ्री रूट, क्या नाम है, रूट्स. नाउ व्हाट आर द बैंक रेट्स? Bank rate. The bank rate policy is the traditional method of credit control used by a central bank. The bank rate is the rate at which a central bank lends money to member commercial bank against approved securities or eligible bills of exchange. इसका मतलब क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच अ सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू मेंबर कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज. चेंज इन बैंक रेट में इफेक्ट द मनी सप्लाई. देखो इसको ऐसे समझो कि अगर कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा लोन दे रहा है तो कभी ना कभी तो वो फंसेगा, ठीक है, क्योंकि उसको भी तो रिपेमेंट करना है, सबको देना है, अपने जो इतने लोग उनके डिपॉजिट कर उसको पैसा देना है. तो अगर वो फंसेगा तो उसको पैसा चाहिएगा, तो वो पैसा लेने किसके पास जाएगा? उसको अगर पैसा का शॉर्टेज होगा क्योंकि उसने एक्सेस लोन दे दिया है तो पैसा इसका शॉर्टेज हो जाएगा, है ना. तो शॉर्टेज के लिए वो किसके पास जाएगा? तो वो आरबीआई के पास जाएगा. तो आरबीआई क्या करता है? उनको बचाने के लिए उनको क्या नाम है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है, पर उसका इंटरेस्ट लगता है, ठीक है. तो आरबीआई जानबूझ के अगर उस रेट को बढ़ा देगा, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, तो जब वो जो लोन महंगा हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक डेफिनेटली आरबीआई से लेना नहीं चाहेगा. तो अगर वो आरबीआई से पैसा नहीं लेना चाहता, इसका मतलब उसका पैसा खुद के पास होना चाहिए. खुद के पास पैसा कब होगा? जब वो किसी को लैंड नहीं करेगा. अगर वो लैंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो क्रेडिट रोक लिया उसने. अंडरस्टूड? तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है? वो क्रेडिट को रोक लिया. क्रेडिट अब देगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमको जरूरत पड़ा तो हमको आरबीआई से लेना पड़ेगा और आरबीआई हमको हायर रेट चार्ज करेगा. तो जब वो हायर रेट चार्ज करेगा तो हम क्यों फंसेंगे? अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं तुमको? तो अगर आरबीआई अपना बैंक रेट, ये एक तरह से पनिशमेंट है, अगर आरबीआई अपना बैंक रेट हाई कर देगा तो कमर्शियल बैंक फिर उससे लैंड लोन नहीं लेगा, बिकॉज दैट विल बी कॉस्टली फॉर द कमर्शियल बैंक्स. अगर वो कॉस्टली होगा तो उसको उससे बचना है, तो बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपने आप रिजर्व रखना पड़ेगा. अपने पास रिजर्व रखने का मतलब क्या है? उसको कम लैंड करेगा वो. तो एक तरह से हमने रोक लिया ना लैंडिंग को. तो हमारा मेन काम है पैसा रोक लो, कि पैसा देना नहीं है अपन को, ठीक है. तो ड्यूरिंग इसको पढ़ेंगे इंक्रीज इन बैंक रेट. Increase in bank rate. During inflation, that is the state of rising of prices, to control the volume of credit, central bank raises its bank rate. This will increase the cost of borrowing by banks. An increase in the bank rate will then cause the bank to raise the rates of interest at which they lend. This will discourage businessmen and other to borrow from them, leading to reduction in the volume of credit and money supply. कुछ समझ में आया तुमको? No, sir. नहीं समझ में आया? ओके, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन. बोल रहा है, मैंने तुमको पहले ही समझाया, अगर हमारी इकोनॉमी में बहुत रुपया है तो इन्फ्लेशन होता है. जैसे मैंने तुमको एक बार पहले भी एग्जांपल दिया है, जैसे अभी मैं, क्योंकि सब बच्चे यूट्यूब में बैठे उनको भी एग्जांपल दे दे रहा हूं. सपोज कर लो कि 5 जन है या 4 जन, वॉट एवर एग्जाम्पल, सबके पास अगर 100 रुपीज है, ठीक है. इफ ऑल ऑफ देम हैव 100 रुपीज, ठीक है, एंड देयर इज ओनली वन ब्रेड, एक ब्रेड का पैकेट है जिसका दाम सपोज करो 25 रुपीज, ओके, एंड ऑल ऑफ देम हैव 100 रुपीज एट देयर डिस्पोजल, ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ ये आदमी सपोज करो ब्रेड लेने जाएगा, दिस इज द लास्ट ब्रेड, सपोज दिस इज द लास्ट ब्रेड. नाउ इफ दिस पर्सन गोज टू बाय ब्रेड, तो ये 25 में देगा, but this person will say, you do one thing, you take 30 from me and give it to me. Then this person will say, I'll give 40, ये बोलेगा I'll give 45, ये बोलेगा I'll give 50. ऐसे करते करते हम लोग तब तक इसको परचेस करने का एक कैपेबिलिटी दिखाएंगे तो हमारे पास 100 रुपीज है ना. तो इसका मैक्सिमम प्राइस कितना जा सकता है? 100 रुपीज तक जा सकता है ना. तो इसका मतलब क्या है? बिकॉज इनके पास 100 रुपीज है तो इसका इन्फ्लेशन 100 तक चला गया. नाउ आई सपोज मैं इसको स्लैश कर देता हूं, मैं सबसे 50 रुपया छीन लेता हूं और मैं सबको 50 रुपीज दे देता हूं, ठीक है. नाउ कितना जा सकता है मैक्सिमम? द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द ब्रेड कैन बी 50. तो मैंने इन्फ्लेशन रोक लिया ना, समझ में आ रहा बात को? तो मैंने क्या किया, इनसे पैसा छीन के इनके हाथ से इनका जो स्पेंडिंग पावर है उसको कम करके मैंने क्या किया, इन्फ्लेशन को रोक लिया. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अ राइजिंग प्राइस ट्रेंड विच इज नॉट वेरी गुड फॉर अ इकोनॉमी, ठीक है. तो सेंट्रल बैंक जानता है कि अगर हमको इन्फ्लेशन रोकना है, अगर हमको महंगाई रोकना है, तो लोगों के हाथ से पैसा छीन लो.
लोगों के हाथ में पैसा आ कहां से रहा है? लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है क्योंकि कमर्शियल बैंक बहुत इजीली लेंड कर रहा है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक को कैसे रोका जाएगा? तो कमर्शियल बैंक को बोल दो भाई हम आपको पैसा देंगे तो हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। तो इसको मतलब कमर्शियल बैंक को समझ में आएगा कि बोरोइंग हैज बिकम एक्सपेंसिव नाउ, है ना। जो उनको आराम से पैसा मिल रहा था आरबीआई से, जब भी वो फंसते थे वो आरबीआई से पैसा ले लेते थे, नाउ दैट हैज बिकम लिटिल कॉस्टलियर। तो उनको पता है हम आरबीआई से अगर अब ये पैसा लेते हैं तो हमको महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली आरबीआई से पैसा लेना नहीं चाहेंगे। तो अगर वो आरबीआई से पैसा नहीं लेना चाहेंगे तो उनका पैसा कहां से आएगा? तो वो जो पैसा उनके पास डिपॉजिट होता है उनको रोक के रखना पड़ेगा अपने पास। वो सारा पैसा लैंड नहीं करेंगे। जैसे सपोज कर लो पहले कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपीज था, ठीक है। तो वो क्या करता था, आराम से 20 रुपीज सीआरआर रख के 80 रुपीज तक का लोन दे देता था लोगों को। उसको मालूम था कभी जरूरत पड़ेगा हमको तो हम बैंक से आरबीआई से पैसा लेके, अगर हमको कोई माने ज्यादा किसी दिन ज्यादा क्राइसिस हुआ तो कुछ कैश हम आरबीआई से ले लेंगे और आरबीआई से लेके हम अपने जो बोरोवर्स हैं उनको दे देंगे, तो हम बच जाएंगे, बेल आउट हो जाएंगे। लेकिन आरबीआई बोलती है भाई अब हम तुमको बैंक रेट, हम तुमसे इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे, तो वो उनको महंगा पड़ेगा, तो वो उनको लॉस हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, अब इस 20 रुपीज की जगह जो सीआरआर दे रहे हैं वो लोग 20 रुपीज अपने घर में भी रख लेते हैं या 30 रुपीज अपने घर में रख के रखते हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस, कि हमको आरबीआई से नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब उनका जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो तो खाली 50 रुपीज ही रह गया अब, है ना। 100 में से 20 तो सीआरआर रखना ही है उनको, 30 वो और रख के रखे हुए अपने पास। तो अब वो कितना लैंड कर रहे हैं, खाली 50 रुपीज लैंड कर सकेंगे मैक्सिमम, है ना। 100 माइनस 50 इज 50 ओनली। तो क्या बात है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने इकोनॉमी से 30 रुपीज रोक लिया ना। समझ में आ रहा बात को? तो खाली बैंक रेट बढ़ाने से थोड़ा सा बोलता है ना नस पे हाथ लगाया तो सारा इकोनॉमी चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? आरबीआई को पता है कि कहां खेलना है। वहां पे बोला हम तुमको समझा रहे तुम समझ नहीं रहे हो, प्यार से समझा रहे समझ नहीं रहे, ठीक है, थोड़ा बैंक रेट बढ़ा देते, अब समझो, अब तो करना ही पड़ेगा वरना तो नुकसान ही हो जाएगा तुमको। अंडरस्टूड? इसका ऑल्टरनेटिव भी कर सकता है, डिक्रीज इन बैंक रेट, है ना। सपोज कर लो जैसे अभी कोविड के टाइम पे हुआ, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, इकोनॉमी पूरा बैंड बच गया, बैठ गया इकोनॉमी। तो कोई लोग ऑफिस जा ही नहीं रहे, कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा है, तो ट्रांजैक्शन होंगे कैसे? तो आदमी के पास रुपया है नहीं, जिसके पास रुपया था वो लेके बैठ गया, इजंट इट। हम लोग के अभी कोविड के टाइम पे क्या हुआ, जिसके पास रुपया था वो रुपया लेकर बैठ गया, ठीक है। तो जानबूझ के नरेंद्र मोदी ने बोला कि अब कमर्शियल बैंक लोन दीजिए, ठीक है। लोन क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इकोनॉमी में रुपया है ही नहीं, क्योंकि कोई भी लोग रुपया खर्च नहीं कर रहे, एवरीबडी स्कैर्ड। सबको लग रहा है कि भाई हमको 5 to 10 लाख रुपीस घर में रखना चाहिए ताकि कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन हो। कोविड ने हम लोग को सिखाया, लेकिन एक चीज की मैंने पहले हम लोग कभी इतना सोचते नहीं थे, कोविड ने हम लोग को सिखाया कि कितना लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस है घर में भी, ठीक है। पहले बिजनेसमैन क्या करता था, अपने पास 20-30,000 रुपीज रखता था, बाकी सब बिजनेस में लगा देता, अब नहीं करता लोग, ठीक है। तो अब लोग बैंक में रुपया रखने लग गए, अब घर पे नहीं रखते, बैंक में रुपया रखते हैं, बिकॉज इन इमरजेंसी काम आता है। समझ में आ रहा बात को? तो अब क्या हुआ, बैंक ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, उसने बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया। वो बोला अब आपको हम इंटरेस्ट कम लेंगे। तो वो इनफैक्ट आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप और लोन दीजिए, आपको रिजर्व रखने का जरूरत नहीं है। तो जब बैंक रेट वो कम कर देगा आरबीआई, तो वो लोग कमर्शियल बैंक उनसे ले पाएंगे, जब वो फंसेंगे तो वो आरबीआई से ले पाएंगे, तो उनको काम आ जाएगा वो पैसा, ठीक है, क्योंकि उनको कम रेट में मिल रहा है, तो वो लोग और लोन देंगे। तो और लोन देंगे तो इकोनॉमी फिर से चल पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दीज आर वेरी, इसी के लिए इसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोलते हैं, बिकॉज इट इज एक्चुअली फिजिकली अफेक्टिंग द लोन। समझ में आया बात को? चलो एक और है ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहां पर थोड़ा सा और एग्रेसिव हो गया है आरबीआई, ठीक है, बैंक के थ्रू नहीं, उसको इन्फ्लेशन रोकना है। माने हो सकता है जब इन्फ्लेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है तो लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा और ज्यादा हम लोग क्या नाम है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं लोन को रोकने के लिए, माने हम लोग को अपना इकोनॉमी सही करना है। चलो पढ़ो ओपन मार्केट ऑपरेशन। Open market operations. Open market operations refer to the buying and selling of government securities like national savings certificates by the central bank from to the public and banks. Open market operations are used to influence money supply in the country. It does not matter whether the securities are bought and sold to the public or banks, money ultimately is deposited in or transferred from the banks. Suppose people buy securities, they will withdraw the money from the banks. And when they sell the government securities, the money so obtained is deposited in banks. मतलब समझ में आया तुमको? ओके, सपोज कर लो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, लोगों के पास बहुत पैसा है और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रहा, कमर्शियल बैंक ने दे दिया लोन, अब क्या करें? लोन तो दे दिया, लोगों को बोला 4 साल बाद रिटर्न करना, 3 साल बाद रिटर्न करना, अब क्या करें?
तो गवर्नमेंट देख रहा है इतना लिक्विडिटी इकोनॉमी में सही नहीं है, इतना रुपया लोगों के पास होगा तो वही ब्रेड वाला केस होगा, सबके पास रुपया है, सब ज्यादा ज्यादा देने को तैयार। तो गवर्नमेंट क्या करता है, ओपन मार्केट में आ जाता है। गवर्नमेंट बोलता है कि देखो एक काम करो, हम एक तो नया बॉन्ड लेकर आए हैं, हम एक तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, ठीक है, एनएससी लेकर आए हैं, ठीक है, हम इंदिरा विकास पत्र लेकर आए हैं, किसान विकास पत्र लेके आए हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट एक तो आपको लॉलीपॉप देता है, गवर्नमेंट बोलता है देखो भाई अगर तुम हमको आज पैसा दोगे ना, हम 6 साल में तुम्हारा पैसा डबल कर देंगे, ठीक है, या 6.5 ईयर्स में। नॉर्मली एक पैसा को डबल होने में नॉर्मल 9 ईयर्स लगता है करीब, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम आपका पैसा 5 साल में डबल कर देंगे, माने वेरी एग्रेसिव पॉलिसी, 6 साल में डबल कर देंगे। पब्लिक बोल रहा है वाह ये तो अच्छा बात है, हमारा पैसा 6 साल में डबल, अगर हम 5,000 अभी लगाएंगे तो हमको 6 साल बाद 10,000 मिलेगा, ठीक है। तो पब्लिक खुश हो जाता है। तो पब्लिक क्या करता है, वो बॉन्ड खरीद लेता है, ठीक है। जब पब्लिक वो बॉन्ड खरीद रहा है तो पैसा कहां जा रहा है, वो क्योंकि बॉन्ड जनरली बैंक से बिकते हैं, ठीक है, यू हैव टू बाय इट फ्रॉम द बैंक्स। तो गवर्नमेंट वो पब्लिक क्या कर रहा है, वो पैसा अपना बैंक में जमा करा रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो पैसा पब्लिक की पॉकेट में था वो अब कहां आ गया, बैंक में आ गया, आरबीआई के पास में आ गया, क्योंकि आरबीआई बॉन्ड बेच रहा है और आरबीआई उस पैसे को पकड़ लेता है। समझो इंडिया में अगर 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से अगर 50 करोड़ लोग भी बोलेंगे कि हम अपना 5-5 हजार रुपया जमा कराएंगे, तो यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी विच आरबीआई लोग को जाम कर दिया आरबीआई ने। और आरबीआई ने क्या बोला, अब मैं तुमको 5 साल के बाद दूंगा डबल। तो 5 साल तो बहुत टाइम है भाई मेरे पास इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। अंडरस्टैंड, उनका पैसा तो फंस गया ना 5 साल के लिए, तो वो पैसा तो मैंने इनडायरेक्टली टाल लिया मार्केट से, है कि नहीं। तो इस तरह के बॉन्ड, या फिर हम उनको कोई एक तो ऐसा दे सकते हैं कि हम आपको एक तो ऐसा स्कीम दे रहे हैं जहां पे आपको इंटरेस्ट हम 8% इंटरेस्ट देंगे अभी आपको कुछ सालों तक। तब भी लोग देखिएगा 8% 9% इंटरेस्ट तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तभी भी लोग उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट क्या कर सकता है, देखता है जब बहुत रुपया आ गया तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, बस हमारा पॉलिसी चेंज हो गया, अब हम इंटरेस्ट कम देंगे। तो जब आप इंटरेस्ट कम दोगे तो पब्लिक क्या करेगा, पैसा निकाल लेगा अपना। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं कि सपोज कर लो नॉर्मल जो बैंक्स हैं वो हमको सेविंग्स पे 4% इंटरेस्ट देते हैं, नॉर्मल बैंक्स, ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आया कि अगर आप अभी इस बॉन्ड पे लगाएंगे तो हम आपको 8% रिटर्न देंगे इंटरेस्ट का, ठीक है। तो ऑब्वियसली पब्लिक बोलेगा कि यार 4% से 8% बेटर है गवर्नमेंट के पास, तो वो लोग ये 8% वाले में चले जाएंगे। जब वो लोग 8% पे चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा पैसा हम ले लेंगे पब्लिक से, ठीक है। जब बहुत पैसा आ गया, अब हमको लग रहा है मेरा काम जो हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था वो हमने कर लिया, 2 साल के बाद मेरा इकोनॉमी जो कंट्रोल होना था हो गया। अब हम देख रहे हैं कि पैसा तो चाहिए ना भाई, अब हम देख रहे हैं कि पैसा छोड़ना भी पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं बस अब मेरा ये स्कीम खत्म हो गया, नाउ आई विल गिव यू 3.5%। गवर्नमेंट चेंज कर सकता है अपना, ठीक है, गवर्नमेंट अपना स्कीम चेंज कर दिया। अब लोग बोलेंगे यार 4% तो सेविंग्स बैंक में मिल रहा है, तो इस पे क्यों लगाना। तो गवर्नमेंट यहाँ पब्लिक यहाँ से पैसा निकाल लेगी, तो फिर पैसा पब्लिक के पास में आ गया। समझ में आ रहा है। तो खाली इंटरेस्ट रेट और सिक्योरिटीज करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, कब कैसे पैसा लेना है और कैसे पैसा छोड़ना है, ये काम है आरबीआई का, ठीक है। चलो सेल ऑफ सिक्योरिटीज। Sale of securities. During the period of inflation, the central bank starts selling government securities in the market. As a result, the cash resources of commercial banks are reduced and they are not in position to lend more to the businessmen. This reduces the volume of credit and money supply in the economy. The level of aggregate demand starts falling, which in turn help in controlling rising price level. ऑब्वियसली जब हम क्या नाम है, अगर हमारे पास मनी नहीं रहेगा बाजार में तो हमारा परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, हम डिमांड कम करेंगे, है ना। जब हम डिमांड कम करेंगे तो सप्लाई और डिमांड मैच हो जाएगा, है ना। इन्फ्लेशन क्यों होता है, जब सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तभी तो प्राइस राइज होता है। तो जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम डिमांड करेंगे ही नहीं, जब हम डिमांड करेंगे ही नहीं तो सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, जब सप्लाई और डिमांड सेम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, तो ऑब्वियसली प्राइस अपने आप रुक जाएगा। अंडरस्टूड। सर यहाँ पे जो लिखा है कि एज अ रिजल्ट द कैश रिसोर्सेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर रिड्यूस्ड, तो यहाँ पे ये कमर्शियल बैंक का कैसे रिड्यूस अरे होगा? मैं हम तो अपने ही पैसे से बॉन्ड खरीदेंगे ना। सपोज कर लो मेरा पैसा, प्रिया का पैसा 50,000 रुपया कमर्शियल बैंक के पास था, सेविंग्स में था, तो अब प्रिया तो उसको यूज नहीं कर रही है, तो कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, उस पैसा से लोन दे दे रहा है। अब प्रिया क्या बोल रही है, भाई हमको बॉन्ड खरीदना है, वो सेल ऑफ सिक्योरिटी जो आया वो लेना है, तो उस 50,000 में से प्रिया ने 25,000 का सिक्योरिटी खरीद लिया। तो वो कमर्शियल बैंक का पैसा, तो पेमेंट तो तुम बैंक से ही करेगी, चेक से ही करेगी, तो वो पैसा अब आरबीआई में चला गया क्योंकि तुमने सिक्योरिटी खरीद लिया। तो कमर्शियल बैंक के पास तो 25,000 ही बचा ना, तुम्हारा 25,000 तो वहां चला गया। तो कमर्शियल बैंक के पास रिसोर्सेज बचा ही नहीं, उनके पास तो बचा ही नहीं पैसा, तो वो लोन कैसे देंगे अब। समझ में आ गया बात को। चलो Yes, sir. नेक्स्ट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। Purchase of securities. During deflation, the central bank starts purchasing securities from the open market.
Consequently, the excess reserves of commercial bank increase and they give more loans and advances. Thus, when credit is to be expanded, the central bank buys the government securities from the market. अब जब पैसा कम हो जाता है तो ये जो सिक्योरिटी है, क्या नाम है, हेलो कहां गई प्रिया? अब जैसे हमने पहले क्या किया था, सेल किया सिक्योरिटी, तो जब हम सिक्योरिटी को सेल कर रहे हैं तो हम पैसा ले रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। अभी क्या करता है गवर्नमेंट, उल्टा काम करता है, अपना ही सिक्योरिटी खरीद लेता है आरबीआई। समझ गया? वो अपने जैसे हमने सपोज कर लो कमर्शियल बैंक के थ्रू एक तो कुछ परचेज किया, तो मेरा सिक्योरिटी का पेपर कमर्शियल बैंक के पास में है, तो मेरा पैसा आ गया और तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो शेयर का कागज, वो माने बॉन्ड का कागज पड़ा है कमर्शियल बैंक के पास। अब आरबीआई को पैसा देना है तो आरबीआई क्या करता है, वही क्या नाम है, वो बॉन्ड वापस खरीद लेता है और कमर्शियल बैंक को 25,000 दे देता है या ज्यादा भी दे देता है, क्योंकि उसको हायर प्राइस में खरीदता है। तो फिर कमर्शियल बैंक के पास 26,000 आ गया, इनडायरेक्टली प्रिया के पास वापस आ गया, क्योंकि प्रिया को मजा नहीं आ रहा वहां रख के, तो वापस उसके बैंक में आ गया पैसा, तो वो उसने सेल कर दिया। माने अब आरबीआई ने वो पैसा कमर्शियल बैंक से वो सिक्योरिटी खरीद ली और कमर्शियल बैंक को पैसा दे दिया, तो कमर्शियल बैंक का पैसा आ गया। जब वो फिर पैसा आ गया तो वो फिर दे सकता है लोन, तो फिर पैसा चालू हो जाएगा वहां पे देने के लिए। अंडरस्टूड? तो बहुत इजी तरीका है कि नहीं? चलो, लीगल रिजर्व, अब एक और तरीका इनके पास में है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो मैं तुमको इतनी देर से बोल रहा हूं, एसएसआर, एसएलआर और सीआरआर। तो सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि इतना रुपया एक कमर्शियल बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको रीड करेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ो। Cash reserve ratio. It refers to the minimum percentage of total demand and time deposits to be kept by commercial banks with the central bank. A change in CRR affects the power of commercial banks to create credit. अब आरबीआई जो है, आरबीआई बोलता है हर बैंक को, देखो भाई साहब, आपको कुछ पैसा जो है वो मेरे पास जमा रखना पड़ेगा, अपना अपना कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ मनी और सिक्योरिटीज आपको मेरे पास जमा रखना पड़ेगा। सपोज 20%, तो 20% का मतलब ये हो गया कि अगर बैंक के पास 100 रुपीज आ रहा है तो 20 रुपीज तो आरबीआई के पास में है, तो ऑब्वियसली ही कैन नॉट गिव लोन मोर देन 80 रुपीज, क्योंकि 20 रुपीज तो आरबीआई के पास में जमा है, तो यहां तो ऑलरेडी ये 20 रुपीज ब्लॉक हो गया, तो आप 80 रुपए से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा के 30% कर दूं तो नाउ यू कैन लैंड ओनली 70 रुपीज। ठीक है, कभी कभी ज्यादा एग्रेसिव होकर मैं बोलूंगा नहीं 40 कर दो, नाउ यू कैन लैंड ओनली 60। तो ये तो आरबीआई के हाथ में है ना, वॉट एवर ही वांट्स। तो हम सीआरआर को बढ़ाएंगे और सीआरआर को घटाएंगे, उससे क्या होगा, मेरा लैंडिंग का कैपेसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब मार्केट में कम पैसा है तो मैं सीआरआर कम कर दूंगा, तो यू कैन लैंड मोर। जब मार्केट में ज्यादा पैसा है मैं सीआरआर बढ़ा दूंगा, तो यू हैव टू लैंड लेस। तो ये भी एक तो मेरा पॉलिसी करेगा। तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन सीआरआर। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, increase in CRR. Increase in CRR. An increase in CRR reduces the excess reserves of commercial banks and limits their lending power. In other words, the reserves of commercial banks are reduced and they give less credit. CRR is raised during inflation. The volume of aggregate demand will decrease. Obviously, जब इन्फ्लेशन होगा सीआरआर बढ़ा दो। सीआरआर बढ़ाने से क्या होगा कि बैंक लोन नहीं दे पाएगा, लोन नहीं दे पाएगा तो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में रुक जाएगा। जब मनी सप्लाई रुक जाएगा तो लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे, पैसा ही नहीं है, डिमांड नहीं कर पाएंगे तो सप्लाई और डिमांड स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा ही नहीं। फिर समझ में आया बात को? Yes. इसी के लिए मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपनी, अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आता है ना, तो आप अपनी गवर्नमेंट के मूव्स समझ पाओगे कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। ठीक है, गवर्नमेंट क्यों ऐसा नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट के संग कहां प्रॉब्लम हो रहा है। जो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं वो यहीं बैठे बैठे समझ जाएंगे कि सरकार क्या कर रही है, आरबीआई का पॉलिसी समझ में आ जाएगा, एंड यू कैन एक्चुअली रिलेट एवरीडे वर्ल्ड में, आप रिलेट कर पाओगे कि क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है? सो इट इज वन, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, और इसको आप अपने घर में भी लगा सकते हो। चलो, डिक्रीज इन सीआरआर। Decrease in CRR. During the period of deflation or deficient demand, the central bank decreases the cash reserves ratio. A decrease in CRR has the effect of increasing the bank's excess reserves and thus increases the lending ability.
Banks now give more credit. Thus, when credit or money supply is to be expanded, CRR is reduced. बस अगर आपको ज्यादा पैसा देना है तो सीआरआर कम कर दो, 40 से 20 पे ले आओ, अपने आप पैसा हो गया उनके पास, दे दो आप उसको। तो जब डिफ्लेशन हो रहा होगा तो आप सीआरआर छोड़ दो, उसको रिलीज कर दो सीआरआर का जो वो है, समझ में आ गया? सो इट्स अ वेरी बहुत इजी मीन्स है। और हम लोग अभी यहाँ पे 10% अपन को बेसी नहीं लग रहा, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज, बट 10% मीन्स अ ह्यूज फिगर, इजंट इट? जब हम इंडियन इकोनॉमी का बात करेंगे जो ट्रिलियन में है, ठीक है, उसको अगर हम बात करेंगे उसका 10% सीआरआर बढ़ा दोगे तो सोचो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच द गवर्नमेंट इज ब्लॉकिंग नाउ। समझ में आ रहा है? चलो एसएलआर। Yes, sir. SLR, it is another component of legal reserve requirements. It refers to the minimum percentage of net demand and time deposits when commercial banks are required to maintain with themselves. SLR is maintained in the form of cash or other liquid assets. देखो Change ये in भी SLR affects ये भी एक the सीआरआर ability का of भाई है, ये भी सीआरआर का भाई है। एसएलआर कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों का मोटिव भी सेम ही है, खाली दो अलग अलग चीजें। सीआरआर जो होती है वो आरबीआई के पास होती है, एसएलआर जो होता है वो आप अपने बैंक में रखते हो, आप आरबीआई के पास नहीं देते, ठीक है? तो इनडायरेक्टली माने आरबीआई बोलता है आप मेरे को 20% तो दे ही रहे हो, ठीक है? जैसे आपने सीआरआर दिया है मेरे को 20%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? 20% आपने सीआरआर दे दिया मेरे को, तो आप 10% एसएलआर भी मेंटेन करो अपने ही बैंक में, 10% आप मेंटेन करो अपने बैंक में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ आप 30% पैसा जो है रोक लिए यहाँ पे ना, है ना? सो द बैंक कैन नॉट लेंड मोर देन, अगर 100 रुपीज का बात कर रहे थे एग्जांपल में, तो नाउ बैंक कैन नॉट लेंड मोर देन 70 रुपीज, है ना? क्योंकि सीआरआर जो है वो 20 है और एसएलआर जो है स्टैट्यूटरी वो 10 है। खाली मेजर डिफरेंस क्या है, सीआरआर यू हैव टू कीप विद आरबीआई, एसएलआर यू हैव टू कीप विद योरसेल्फ, आप अपने पास ही सिक्योरिटी रखो इसको। समझ में आ गया? नाउ आई कैन इंक्रीज दिस टू 20 आल्सो, है ना? अगेन अगर मेरे को मनी सप्लाई रोकना है तो एसएलआर बढ़ा दो, सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो, तो आप सोचो कितना वो रोक लोगे। अनुरूप, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम लेट आया था थोड़ा सा, हाँ कुछ समझ में आ रहा है ठीक कि लॉस्ट हो गए हो पूरा? हो रहा है ना, कंफ्यूजन हो रही है। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा चेहरा देख के, लेकिन तुम पूछ नहीं रहे हो, थोड़ा सा लेट फिर आ रहा मैं है इसके लिए इतना कंफ्यूजन हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार बाद में वीडियो देख लूंगा। वीडियो तो इसी के लिए रिकॉर्ड किया ही है, लेकिन बात को समझो। हम लोग यहाँ पे एक मेजर चीज समझ रहे हैं कि जैसे माँ बाप बोलते हैं ना, बच्चों को ज्यादा पैसा देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ठीक है? तुमको पता है बच्चों को पैसा नहीं देंगे तब भी बच्चे बिगड़ जाएंगे। तुम लोग ये बात मानता है कि नहीं मानता है? जैसे मैं तुमको एक सच्ची बता दो प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर तुम्हारे बच्चों को तुम एकदम पैसा नहीं दे रहे हो ना, और उनको सपोज कर लो उनको मूढ़ी खाने का मन है, अब वो मूढ़ी नहीं खा पा रहे बेचारे क्योंकि आपने उनको पैसा नहीं दिया, होता है कभी कभी, आई एम नॉट सेइंग दैट। तो वो क्या करेंगे, वो अब मूढ़ी खाने के लिए कुछ भी करेंगे, वो समझ में आ रहा है? कुछ भी कर सकते हैं, है ना? इतना बड़ा तो भाई कोई एक छोटा सा बच्चा के अंदर गुरु नानक नहीं है, या कोई इतना महान आदमी तो बचपन से नहीं बनता बच्चा कि वो अपने सारे डिजायर कर्व कर लेगा और समझदारी का तोप तो नहीं बनेगा वो। हर आदमी तो इतना महान नहीं है कि नहीं? तो आप अगर अपने बच्चे को एकदम पैसा नहीं दे रहे हैं ना, तब भी वो गलत काम कर सकता है। और अगर आप अपने बच्चे को बहुत पैसा दे रहे हैं तो उसका कोई मनी का वैल्यू ही नहीं है, फिर तो वो कुछ भी करेगा, तो तब भी गड़बड़ है। तो हम लोग अगर सही अमाउंट ऑफ पैसा देना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चों के अंदर वो कर्बिंग भी नहीं हो, ठीक है, वो क्रेविंग भी उतना ज्यादा नहीं हो, और ना वो इतना हो एक्सेस हो जाए कि वो वैल्यू ही नहीं करे पैसा को, दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए। तो ये चीज ना हमारे इकोनॉमी में भी है। इकोनॉमी में जब ज्यादा पैसा होता है तभी भी लोग बहुत बेकार खर्चा करते हैं, है ना? माने बहुत सारे जो बिजनेस है ना, मालूम है, बहुत सारे बिजनेस इसके लिए डूबते हैं क्योंकि वो अपनी गुडविल के कारण अब जितना रुपया उनको चाहिए बैंक से उससे ज्यादा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर विजय माल्या का बात किया जाए, तो जब विजय माल्या को बैंक से लोन मिल रहा था बिकॉज ऑफ हिज क्रेडिटेबिलिटी, वो तो एमपी भी बन गया था और उसका नाम भी था, और माने ही वाज अ पब्लिक फिगर एंड एवरीथिंग, बड़ा फिगर बन गया, तो बैंक वाले उसको मना भी नहीं कर पा रहे थे। तो वो क्या कर रहा था, टीपू सुल्तान की तलवार खरीद रहा था। नाउ फॉर अ फिजिबल बिजनेसमैन, और वो भी ऑक्शन में खरीद रहा था, और वो भी मैंने बहुत, और वो दिखा रहा है कि देखो हमने इंडिया की एक तो प्रॉपर्टी लेकर आया मैं, और ये किया वो किया। अरे भाई तू प्रॉपर्टी लेकर आया, ठीक है, अच्छी बात है, पर तू वो पैसा तेरे को बिजनेस में लगाने के लिए दिया गया था, वो तेरे को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं दिया गया था। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसका लोन डिफॉल्ट हो गया ना। तो इसका मतलब उसने जो पैसा लगाया टीपू सुल्तान की तलवार खरीदने के लिए, वो पैसा उसने बिजनेस में नहीं लगाया, तो माने ही वेस्टेड दैट मनी। और वो मनी को जो आपने वेस्ट किया उसके कारण इकोनॉमी को भी फर्क पड़ा ना। हमारा पीएनबी बैंक पूरा ऊपर नीचे हो गया, उसके कारण कितने सारे हमारे बोरोवर्स ऊपर नीचे हो गए। तो एक आपकी गलती के कारण पूरी इकोनॉमी चरमरा गई।
तो दैट द रीजन वाज क्या था? रीजन ये था एक्सेस ऑफ मनी विद विजय माल्या। तो बैंक्स को उतना लोन देना ही नहीं चाहिए था। अगर बैंक उतना लोन देता ही नहीं तो वो फालतू का खर्चा करता ही नहीं। समझ में आ रहा बात को? तो जैसे हमारे मम्मी पापा के पास एक बहुत बड़ी समस्या होती है कितना रुपया देना है, एक बहुत बड़ा समस्या है कि कितना देना है, कम की बेसी, है ना? बेसी देना भी अच्छा नहीं है और कम भी देना अच्छा नहीं है। वैसे ही हमारे आरबीआई के पास भी एक समस्या है कि कितना रुपया इकोनॉमी में होना चाहिए, ना बेसी ना कम। और ये सारे जो डिवाइस है ये उसी के डिवाइस है, जैसे सीआरआर, एसएलआर। आप अगर कमर्शियल बैंक को रोक दीजिएगा, आप कमर्शियल बैंक को रोक दीजिएगा तो वो पैसा नहीं देगा। अगर आप पैसा नहीं देगा तो इकोनॉमी में पैसा रोक देंगे, और अगर आप कमर्शियल बैंक को अलाउ करेंगे तो वो इकोनॉमी में पैसा छोड़ देगा, तो इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा। समझ में आ रहा अनुरूप बात? हाँ सर। तो मनी सप्लाई जो है ना वो एक लाइफ लाइन है इकोनॉमी का। समझ में आया? जब हम लोग आज किसी भी, जैसे तुम लोग सोचता होगा, बहुत जन ये भी सोचता, बहुत जन बोलता भी है कि नरेंद्र मोदी को लॉकडाउन लगा देना चाहिए, कोविड आ गया लॉकडाउन लगा दो, हर आदमी से लॉकडाउन। लॉकडाउन से क्या होता है पता है? लॉकडाउन से कितना रुपया ब्लॉक हो जाता है इकोनॉमी का। और अगर हम 21 डेज अगर हम लॉकडाउन कर देंगे, कैन यू इमेजिन क्या होगा इकोनॉमिक हालत? उसके बाद माने इट इज जस्ट लाइक कि आपने पूरा का पूरा इकोनॉमी शट डाउन कर दिया। अब उसके बाद उस इकोनॉमी को वापस रिवाइव करना ये नॉर्मल बात नहीं है ना? क्योंकि लोगों देखो 21 डेज में बहुत फर्क पड़ता है, और हम लोग का तो 42 डेज का लॉकडाउन हुआ था। तो देश का इकोनॉमिक में कितना, माने तुम सोचो पूरा मार्केट बंद हो गया था, फ्रीज हो गया था, परचेसिंग पावर खत्म हो गया था लोगों का। ठीक है, और एवरीथिंग इज रिलेटेड ना। अगर हम लेबर को पेमेंट, अगर सपोज कर लो फैक्ट्री के मालिक के पास पैसा नहीं है, फैक्ट्री के मालिक का पैसा कहां से आएगा? जब वो माल बेचेगा। माल बिक नहीं रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि कस्टमर के पास पैसा नहीं है। कस्टमर के पास पैसा कहां से आता है? क्योंकि वो फैक्ट्री के मालिक क्या काम करता है? फैक्ट्री का मालिक उसको लेबर पेमेंट करता है। पर अब देखो पूरा सर्कल घूमना बंद हो गया ना। फैक्ट्री का माल नहीं बिक रहा क्योंकि लेबर को पैसा नहीं मिल रहा, लेबर को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि फैक्ट्री का माल नहीं बिक रहा। समझ में आ रहा बात को? कि पूरा का पूरा सर्कल चक्का ही जाम हो गया है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। अंडरस्टूड? अब ये चक्का जब जाम हो जाएगा, इसको वापस रिवाइव करना इट्स अ मैमथ टास्क। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने तो सोचो, बहुत बड़ी बात है कि हम 8.1% के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ है हमारा आफ्टर द कोविड। ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ मिरेकल। ये ऐसा होता नहीं है ऐसा कि हमारा बोलते हैं हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो के हो रहा है, के वी आर डेवलपिंग लाइक दिस। माने कोविड के टाइम पे वी हैड कम डाउन हियर एंड नाउ वी आर गोइंग हियर। माने हमारा रिवाइवल देखो, इट्स अ के रिवाइवल, फ्रॉम हियर वी हैव गॉन हियर। इट्स अ मैमथ रिवाइवल बाय द इंडियंस। अंडरस्टूड? जो वर्ल्ड भी अभी नहीं कर पा रहा, अमेरिका भी नहीं कर पा रहा, कोई नहीं कर पा रहा, खाली हम कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, काम करने वाले लोग हैं। हम लोग जब कोविड के बाहर से निकले तो हम और मेहनत की हम लोग ने, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे भाई, हमको काम करना था। और हम काम करने से डरते नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है वी कैन वर्क हार्ड, वी आर हार्ड वर्किंग पीपल। और हमने हर चीज को अडेप्ट कर लिया, हमने पेटीएम को भी अडेप्ट कर लिया, हमने ऑनलाइन को भी अडेप्ट कर लिया। आज हमारा रिक्शा वाला भी पेटीएम यूज करना जानता है, बहुत बड़ी बात है भाई। आज हमारा है ना, आज हमारा वेजिटेबल सेलर भी पेटीएम यूज कर रहा है। एक तो ऐड आता है ना, कोकोनट वाला भी पेटीएम यूज कर रहा है। इट्स अ बिग थिंग। बहुत सारी कंट्री में लोगों को, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, उनको पता ही नहीं है एटीएम क्या होता है। पता तुमको? दे डोंट नो व्हाट इज अ डेबिट कार्ड। एटीएम से पैसा कैसे निकालते हैं नहीं पता है। और हमारे यहाँ देखो, मैंने तो देखा है भाई, हमारे यहाँ तुम देखो, वो जो होते हैं ना मुठिया मजदूर लोग, वो लोग पैसा कमाते हैं, रात को बैंक में जाते हैं, अपना मोबाइल में एंट्री करके पैसा डाल रहे हैं और सीधा पहुंच रहा है आरा, छपरा, बिहार, एकदम फटाफट पैसा पहुंच रहा है। वो लोग गांव में पैसा रात को, आजकल जाते हैं वो लोग, कितना होशियार हो गया। पहले तो क्या कैलकाटा में या कहीं पे पैसा कमाता था और रहता था बेचारा लोग, थोड़ा सा ऐसे ही कंडीशंस में रहते थे वो लोग, तो उनके पैसे चोरी भी हो जाते थे, क्योंकि फेलो जो है वो चुरा लेता था। कहाँ रखेगा, वो लोग रखने का जगह नहीं। अब वो लोग सेफ हो गए। अब क्या करते हैं, जितना पैसा कमाया एक हफ्ता में, सैटरडे को संडे को जब मार्केट बंद होता है, एटीएम तो खुला हुआ रहता है, उसमें जाता है, सीख गया है और सारा पैसा एटीएम में डाल दिया। पैसा कहाँ पहुंच गया? उसकी वाइफ के पास। अब उसकी वाइफ से चुरा लो, हिम्मत है तो वाइफ लोग से तो पैसा ऐसे भी कोई नहीं चुरा सकता। तो सारा जो इकोनॉमी, जो टेक्नोलॉजी का यूज है तो हम लोग ने किया, तो हमारी इकोनॉमी तो ग्रो करेगी। और हमारी इकोनॉमी का ग्रो करने का एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे पैसे जो अभी तक हम लोग बैंक में नहीं डाल रहे थे, अब सब लोग बैंक में जमा कर रहे हैं। तो आवर बैंक्स हैव बिकम वेरी स्ट्रांग। और बैंक स्ट्रांग हो गए तो हमारा लेंडिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग हो गया। लैंडिंग कैपेसिटी स्ट्रांग हो गया तो बहुत सारे नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रहा है, जो मैन्युफैक्चर्स पुराने टाटा को देखो, धड़ल्ले से गाड़ी निकाल रहा है, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे, क्यों? क्योंकि उनको लोन्स मिल रहे हैं ना, काम कर रहे हैं वो लोग। अंडरस्टूड? एवरीबॉडी इज डूइंग एवरीथिंग। तो हमारा इकोनॉमी रिवाइव हो रहा है। ओके,
तो ये समझ में आ गया तुम लोग को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक और तरह का रेशियो है, रिजर्व है, जिससे हम मनी सप्लाई को रोक सकते हैं। ओके चलो, इंक्रीज इन एसएलआर रीड करो। Increase in SLR. The central bank increases the SLR during the period of inflation. An increase in the SLR reduces the amount of excess reserves of the banks. This reduces their lending ability to give credit. As a result, the bank lends less. Thus, the volume of money supply will decrease. समझ में आ गया बात को? ये Yes, sir. माने सेम टू सेम सीआरआर है, खाली पैकेजिंग अलग है। ओके चलो, डिक्रीज। Decrease in SLR. The central bank reduces the SLR during the period of deflation when the level of aggregate demand is low. A decrease in the SLR increases excess reserves of the banks and thus increases the ability to give credit. In other words, the reserves of commercial banks are raised and they give more credit. अंडरस्टूड? सर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है when the level of aggregate demand is low? Because the deflation का टाइम है तो फिर डिमांड तो ज्यादा ही होगा ना मनी के लिए। अरे जब डिमांड कम है, डिमांड क्यों कम है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है डिमांड करने का, है ना? मेरे को तो हिकअप्स आने लग गया। चलो, क्वालिटेटिव मेथड्स पढ़ेंगे फटाफट। Qualitative selective methods. Qualitative methods refers to those instruments of monetary policy of the central bank which direct or restrict the flow of credit to specific areas or sectors, that is, who should get more credit or who should get less credit. These methods are called selective methods, which include the following. मेथड का मतलब ये हो गया कि हम बैंक्स को बोलते हैं कि आप चूज करो, आप किसको पैसा दोगे। यू हैव टू चूज इट। चूज करने से क्या होता है ना, अगर हम चूज करेंगे, सेलेक्टिव करेंगे, तो ओ माय गॉड कितना हिकअप्स आ रहा है मेरे को। कौन याद कर रहा है इतना? फुल इंडिया याद कर रहा है सर, इकोनॉमिक्स डाल दीजिए। इकोनॉमिक्स डाल तो रहा हूं यार, और कैसे डालूंगा? ओ माय गॉड, लुक एट दिस। और रिकॉर्डिंग चल रहा है, कितना गंदा लग रहा होगा, सब हिकअप्स आ रहा है। यू पीपल के हियर माय हिकअप्स? यस। चलो इसको अभी स्टॉप करते हैं 2 मिनट, ठीक है, बिकॉज हिकअप्स आर कमिंग। तो इसके बाद हम लोग फिर से रिकॉर्ड करेंगे। ओके, रीजॉइन करो तुम लोग। ओके